अगर कोई अपराधी फरार हो जाए, भगोड़ा हो जाए, तो कोर्ट बड़ा बुरा सलूक करती है जिसके साथ में, उसको कहीं का नहीं छोड़ती, उसको बिल्कुल नंगा करके छोड़ती है और दो बड़े बुरे काम उसके साथ में करती है। क्या करती है, कैसे करती है, सारी चीज सीखते हैं। यही चीज बता रखी है आपकी सीआरपी सेक्शन 82 से लेके 86 तक। 82 ये कहता है प्रोक्लामेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। एब्सकॉन्डिंग मतलब फरार या फिर भगोड़ा। जो पर्सन फरार हो गया, भगोड़ा हो गया, उसके नाम का प्रोक्लामेशन इशू हो जाएगा जी, यानी कि घोषणा कर देगी कि ये इंसान भगोड़ा हो चुका है। अब घोषणा कैसे करेगी और कब करेगी, ये चीज देख लेते हैं। देखिए, किसी इंसान के नाम का कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया, गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, और ये बात इस व्यक्ति को पता लगी, इस पर्सन को पता चल गई कि मेरे लिए अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है, लेकिन ये अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने के लिए भाग रहा है, छिप रहा है, अपने आप को छिपा रहा है किसी गुफा में जाके, किसी जंगल में जाके। और कोर्ट को भी इस बात पे भरोसा हो गया कि अपने आप को जानबूझ के छिपा रहा है ताकि इसकी गिरफ्तारी ना हो जाए। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, इसको भगोड़ा घोषित कर देगी जी कि ये इंसान भगोड़ा हो चुका है। लेकिन भगोड़ा घोषित करेगी कैसे, अब ये देख लेते हैं। देखिए, जहां पे ये रहता है, जिस गली में रहता है, मोहल्ले में रहता है, गांव में रहता है, शहर में रहता है, इसके आसपास के एरिया में अनाउंसमेंट करवा देगी। अरे जैसे पुरानी फिल्मों में देखते थे, राजे रजवाड़े वो निकालते थे, सुनो सुनो सुनो, तुम्हारा ये अड़ोसी पड़ोसी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दुश्मन फरार हो चुका है, भगोड़ा हो चुका है। जिसको भी जहां दिखाई दे, नजदीकी पुलिस स्टेशन में, फिर नजदीकी मजिस्ट्रेट तक इसकी सूचना पहुंचाई जाए। जहां पे रहता है, जिस घर में रहता है, उस घर के बाहर भी ऐसे चिपका दिया जाएगा कि इस घर का सदस्य भगोड़ा हो चुका है जी। और एक ऐसा ही नोटिस नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाएगा। कहाँ के नोटिस बोर्ड पे, कोर्ट के नोटिस बोर्ड पे, कि ये इंसान भगोड़ा हो चुका है, कोर्ट के लिए मोस्ट वांटेड है। जिसको भी जहां दिखाई दे, नजदीकी पुलिस स्टेशन में, नजदीकी मजिस्ट्रेट तक इसकी जानकारी भेजी जाए। और अगर कोर्ट को लगा तो इसकी एक खबर अखबार में भी छपवा देगी कि ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में कि ये इंसान भगोड़ा हो चुका है, जिसका रंग ऐसा है, जिसकी हाइट ऐसी है, दिखने में ऐसा है। और अगर इसका फोटो हुआ तो फोटो भी चिपका देंगे कि इसका फाइल फोटो है। लेकिन जिस इंसान को भगोड़ा घोषित किया है ना कोर्ट ने, अब कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है जी। कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले सकती है, कोर्ट के पास में पावर होती है। और कोर्ट ने इसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। और कुछ दिन बाद ये इंसान आ गया और इसने आके कहा, उल्टा कोर्ट के सर पे ही चढ़ गया कि ना तो तुम लोगों ने मेरे लिए कोई वारंट जारी किया, कोई वारंट इशू किया, और ना तुम लोगों ने मेरे को प्रोक्लामेशन इशू किया, तो तुम लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी को अटैच किया कैसे। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तब तो कोर्ट फंस गई ना भाई। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये चीज दिखा देगी कि ओ लल्लू लाल, ये तेरे नाम का जो अनाउंसमेंट करवाया ना, ये प्रूफ ही तो है, हमने क्या करा है, प्रोक्लामेशन ही तो करवाई, घोषणा ही तो करवाई कि तू भगोड़ा हो चुका है। तेरे घर के बाहर जो नोटिस लगाई, ये क्या है, ये जो कोर्ट में जो नोटिस लगा हुआ है ये क्या है, और ये जो अखबार में तेरी क्यूट सी फोटो लगवा रखी है कि ये भगोड़ा हो चुका है, तो ये क्या है। तो कोर्ट इस चीज को क्या मानेगी, प्रूफ मानेगी, ताकि कल कोई आगे कोर्ट के सर पे ना बैठ जाए। लेकिन अगर किसी ने कोई ऐसा गंभीर अपराध किया है, कोई सीरियस ऑफेंस किया है, तो उसकी घोषणा कैसी होगी, तो उसकी भी प्रोक्लामेशन ऐसे ही होगी जी, जैसे मैंने अभी बताई। पहले वारंट इशू होगा, वारंट के बाद अगर फरार हो गया तो ये चीज है, ठीक है, ऐसे ही उसकी घोषणा होगी। अब गंभीर अपराध कौन से होते हैं, किसको कहेंगे, देखिए, जिसने किसी की हत्या की और हत्या करके भाग गया है, या फिर किसी ने किसी का होमोसाइड किया, होमोसाइड करके भाग गया है, किसी के साथ उसने गैर इरादन हत्या की है, यानी कि 302 के मामले, 304 के मामले, 364 के मामले, किसी का उसने अबडक्शन कर लिया उसकी मौत करने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए, और फिर वो फरार हो गया, भाग रहा, अभी अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा, तो तब भी उसकी घोषणा ऐसे ही करेगी जैसे मैंने आपको बताया है। देखिए, ये आईपीसी के सेक्शन होते हैं, जो स्टूडेंट है उनको तो खैर पता है, लेकिन जो एक नॉलेज के लिए सीख रहे हैं, ये आईपीसी के सेक्शन होते हैं। 367 के जो मामले होते हैं, या 382 क्या होता है, 382 होता है आपका, अगर कोई चोरी के साथ हथियार लेके चला जाए तो फिर वो फरार हो जाए, या फिर कोई लुटेरा है 392 से लेके 400 तक, कोई डाकू है, कोई डाकुओं को साथी है, किसी ने डाकू डकैती के दौरान किसी की हत्या कर दी, सब मामले इसके अंदर आते हैं। अगर कोई ऐसा अपराध करके, ये गंभीर अपराध होते हैं, अगर कोई ऐसा अपराध करके भाग गया, फरार हो गया, भगोड़ा हो गया, तो उसकी भी प्रोक्लामेशन वैसे ही होगी, उसके आस पड़ोस में बताया जाएगा, उसके घर के बाहर ये पोस्टर लगाया जाएगा, अखबार में उसकी खबर आ जाएगी, ऐसे ही बताया गया जी। या फिर किसी ने कोई 402 का अपराध किया हो, यानी कोई डकैती की तैयारी कर रहा हो, या फिर किसी ने 436 का अपराध किया हो, 436 किसी के घर में आग लगाना, किसी की फसल में आग लगाना, किसी के प्लाट में आग लगाना, किसी की फैक्ट्री में, गोदाम में, कहीं भी आग लगा देना, तब लगता है जी मामला 436 का। लाइफ का पहला केस आईपीसी सेक्शन 436, कि जाके देख रिकॉर्ड में, इंसान है कि भगवान है या फिर गैतोंडे भाव है। बड़ी मस्त फिल्म थी, कौन क्या नाम था उस फिल्म का,
4-5 साल पहले देखी थी, बड़ी नवाजुद्दीन भाई की बड़ी मस्त फिल्म थी, नाम पता नहीं क्या था। या फिर कोई किसी के घर में घुस गया किसी छोटी बच्ची का रेप करने के लिए, 12 साल से कम की बच्ची का रेप करने के लिए, किसी की हत्या करने के लिए उसके घर में घुस गया और फिर फरार हो जाए, या फिर कोई किसी के घर में घुस गया उसके हाथ पैर तोड़ने के लिए, आईपी सेक्शन 459 से 460 तक के जो मामले होते हैं, किसी घर में घुस जाता है और फिर वो फरार हो जाता है, तो तब ये माने जाते हैं जिनको गंभीर अपराध बताया गया है, अगर तब भी इसकी घोषणा ऐसे ही की जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोर्ट दो बुरे काम करती है उसके साथ में, बड़े बुरे काम करती है उसके साथ में। तो वो क्या है, देखिए अगर कोई आदमी भगोड़ा हो चुका, कोई अपराधी भगोड़ा हो चुका है, तो उसके लिए आईपीसी के अंदर एक्स्ट्रा सजा भी लिखी गई है। आईपीसी सेक्शन 174 ए के अंदर दो तरह की सजा बताई गई है। अगर किसी ने ऐसा अपराध किया है और ऐसा अपराध करके भाग गया और उसके नाम का वारंट जारी हो चुका है, भाई उसने ये अपराध किया है और वो अपने आप को भगा रहा है, अपने आप को छिपा रहा है, यानी कि भगोड़ा घोषित हो चुका है, तब ऐसे में उसको जो एक्स्ट्रा सजा कोर्ट दे सकती है वो दे सकती है जी 7 साल की, इन अपराधों के लिए। यानी कि मान के चलो उसके ऊपर 382 लगा है, 382 के अंदर जो सजा है उसके अलावा 7 साल की सजा ये भी हो जाएगी, क्योंकि साथ में 382 के 174 ए भी लग जाएगा। भगोड़ा हो गया ना भाई, भगोड़ा होने की सजा है। और इनके अलावा कोई और ऑफेंस उसके ऊपर लगा, कोई और अपराध ऐसा उसके क्राइम अगर उसने ऐसा कुछ किया इनको छोड़ के, तब उसके लिए 3 साल की सजा। इसके अंदर दो तरह की सजा बताई गई है 174 ए के अंदर। अगर ये अपराध करके भागा, भगोड़ा हुआ, तब 7 साल की सजा, इनको छोड़ के कोई और अपराध करके भागा तब 3 साल तक की सजा एक्स्ट्रा में है, तो ये 174 ए भी साथ में लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही होगा प्रोसेसिंग, ये कहता है आपका सीआरपी सेक्शन 82। 83 अटैचमेंट टू प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि जो भगोड़ा हो चुका है, जो भाग चुका है, उसकी प्रॉपर्टी भी कोर्ट छीन सकती है जी। देखिए कैसे छीनती है। देखिए पहली चीज तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अनाउंस करेगी, अनाउंस मतलब ये प्रोक्लामेशन जारी करेगी कि भाई ये इंसान भगोड़ा हो चुका है। ठीक है, और कोर्ट उसको एक दिवाली ऑफर भी देगी कि जिस दिन हमने तेरे नाम का, मान के चलो 1 तारीख को प्रोक्लामेशन इशू किया है, अगर तू 30 दिन के अंदर अंदर आ जाता है, कोर्ट ने किसी को भगोड़ा घोषित कर दिया, अब उसको दिवाली ऑफर दे दिया 30 दिन का कि अगर तू 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा ना, तब हम तेरी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करेंगे ना, तेरे ऊपर 174 ए लगाएंगे, अगर तू आ जाता है तो। ये ऑफर दे दिया। अगर 30 दिन के अंदर अंदर वो आ गया तो ना तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे, ना उसको ऐसे एक्स्ट्रा उसके ऊपर 174 ए का मामला लगेगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि 30 दिन का टाइम तो दे दिया, अब वो बड़ा शान आदमी है, कहीं वो आ तो जाए लेकिन कोर्ट में ना आए, अपने एरिया में आके जो उसकी प्रॉपर्टी है ना, वो प्रॉपर्टी बेच बाच के चला जाए। अब ना तो वो हाथ आया ना उसकी प्रॉपर्टी हाथ आई, तो अब कोर्ट उससे भी ज्यादा शानी। अब कोर्ट क्या करेगी, जिस दिन उसके नाम का प्रोक्लामेशन इश्यू किया है उसी दिन उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी जी, उसी दिन कि आजा बेटे, आजा ओम्फो, अब बता। पहला ऑफर तो उसको देगी कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर आ गया तो हम तेरी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि भाई वो बड़ा शान आदमी है, वो आए तो गा लेकिन अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, या फिर किसी को दान देने के लिए, या फिर किसी और के नाम करने के लिए, और फिर भाग जाएगा, अब तो प्रॉपर्टी भी हाथ नहीं आएगी ना वो हाथ आया। तो ऐसे में कोर्ट जिस दिन उसके नाम का प्रोक्लामेशन इश्यू करेगा उसी दिन ये चीज भी इश्यू कर देगा कि आज के बाद इस प्रॉपर्टी भी कोर्ट का कब्जा है। यानी कि अब ना तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, ना किसी को किराए पे दे सकता है, और ना किसी को ऐसे दान दे सकता है, ना किसी और के नाम कर सकता है, तो कोर्ट उससे भी शानी। लेकिन अगर उस अपराधी की जो फरार हुआ, जो भगोड़ा हुआ, उसकी प्रॉपर्टी किसी दूसरे एरिया में भी हो, लाइक यहाँ का तो अपराधी हो, कुछ प्रॉपर्टी तो उसकी यहाँ पे थी, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी उसने कोई ऐसे जमीन ले रखी, कोई प्लाट ले रखा, कोई ऐसी प्रॉपर्टी उसकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी है। अब भारत में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है भाई, भारत में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? अगर आप एक जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आप एपीओ की तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरे को जरूर बताएं कमेंट करके कि भारत में कितना डिस्ट्रिक्ट है। अगर उसने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, देखिए प्रॉपर्टी 3 तरह की होती है, चलो आगे बताता हूँ। कोई भी ऐसी उसने प्रॉपर्टी ले रखी थी लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तब ऐसे कोर्ट क्या करेगा, उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम को ये जानकारी भेज देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, इस डिस्ट्रिक्ट का जो जहां पे मामला है, वो उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास में जानकारी भेज देगा कि ऐसे ऐसे कोई इंसान भगोड़ा हो चुका है और उसकी प्रॉपर्टी तुम्हारे एरिया में, तब ये डीएम क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को अनरोल कर लेगा। बात क्लियर हुई। लेकिन मैंने बताया कि आपको 3 तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा कैसे कोर्ट, कैसे अटैच करेगा, अब ये चीज देख लेते हैं। देखिए एक तो होती है आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं,
चल संपत्ति बोल देते हैं, मूवेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, लाइक ये मोबाइल हो गया, ये लैपटॉप हो गया, ये कोई बैग हो गया, चेयर होगी, इस गाड़ी होगी, बाइक होगी, इसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। एक चीज होगी जैसे स्थायी, स्थायी संपत्ति, अनमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। हमारा घर हो गया, फ्लैट हो गया, जमीन हो गई, कोई प्लाट हो गया, हमारी खेती बाड़ी की जमीन हो गई। एक हो जाती है हमारा जीवधन। जीवधन मतलब हमारा पशु, यानी कि गाय हो गया, भैंस हो गया, घोड़े हो गए, सुअर हो गए, कोई मुर्गे पालते हैं भाई, वो भी उसकी प्रॉपर्टी है पर वो उसका जीवधन है। ठीक है, अब कोर्ट क्या करेगी, पहली चीज तो कोर्ट ये करेगी कि डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी भाई, अपने कब्जे में ले लेगी, चाहे चल संपत्ति की बात हो चाहे फिर अनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो। पहली चीज तो कोर्ट डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर, लेकिन मैंने बताया जिस दिन प्रोक्लामेशन इश्यू किया उसी के साथ में एक लेटर जारी कर देगी, एक लिखित में लेटर जारी कर देगी कि आज के बाद इस प्रॉपर्टी पे कोर्ट का कब्जा है जी। अब वो ना इसको बेच सकता है ना इसको किराए पे दे सकता है। ठीक है, पहली चीज तो ये। लेकिन दूसरी चीज, कोर्ट को ये लगे कि हम उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद अगर वो आ गया उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, कुछ दिन बाद वो आ गया और उसने आके कह दिया जिस दिन आपने उठाया था ना उस दिन इस मेरी प्रॉपर्टी में और आज की इस प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। मेरी तो जी बिल्कुल नई थी, अब गाड़ी उठा ली जी, मेरी गाड़ी तो बिल्कुल नहीं थी, अब तो इस पर डेंट पड़ चुका है, अब तो इसका कलर फेड हो चुका है, अब तो ये हो गई है, फलानी हो गई है। अब तो उल्टा कोर्ट पे भी तो क्लेम आ सकता है ना ऐसा कुछ, तो या फिर उसकी प्रॉपर्टी को हद से ज्यादा डैमेज कर दिया। तो कोर्ट क्या करेगी, ऐसे में अपने ऊपर बर्डन नहीं लेगी, कोई रिसीवर को ले लेगी बीच में, कोई ऐसा रिसीवर को ले लेगी, उस रिसीवर को अपॉइंट कर लेगी कोर्ट इन मामलों में, चाहे बात चल संपत्ति की हो या फिर स्थायी संपत्ति की हो। रिसीवर को क्यों अपॉइंट कर लेगी, ताकि वो एक जिम्मेदार बन जाएगा कि हमने तेरी प्रॉपर्टी को ऐसा उठाया था और ऐसा ही हम तेरे को वापस कर रहे हैं, या फिर वो कोर्ट को वापस करेगा। देखिए अब रिसीवर क्या होता है, देखिए आपकी और मेरी शर्त लग गई, 100 रुपए की शर्त लग गई लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर मैं सर जीत गया तो क्या भरोसा आप मुझे 100 रुपए दो या ना दो, या सेम बात ये भी आप मुझे बोल सकते हो कि अगर आप सर जीत गए तो क्या पता मैं बाद में मना कर दूं, भाई मैं तो नहीं देता 100 रुपए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बीच में एक बंदा ले लेते हैं कि 100 रुपए मैं उसको जमा करवा दूंगा, 100 रुपए आप उसको जमा करवा दो, जो शर्त जीतेगा वो पैसे ले जाएगा, यानी कि हम दोनों को उस बंदे पे भरोसा है। इसी तरह कोर्ट एक बंदे को बीच में से रिसीवर बना देती है, अपॉइंट कर लेती है, ताकि जो भी प्रॉपर्टी उसकी कोर्ट ने अटैच की है वो उसको दे देगी कि भाई अब इस प्रॉपर्टी की तू केयर कर, और जिस दिन ये मामला रफा दफा हो जाएगा उस दिन कोर्ट तेरे से ले लेगी। लेकिन अगर वो इंसान आ जाता है बाद में, जैसे आ जाएगा आगे हम सीखेंगे, अगर इसकी प्रॉपर्टी वापस देनी पड़ गई तो वो तेरे पे तो भरोसा करेगा कि हाँ भाई इसने संभाल के रखी होगी, ऐसी की ऐसी थी, तो को उसकी बात पे भरोसा करके उसको कोर्ट, इसीलिए रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। अब रिसीवर को अपॉइंट कहाँ से किया जाता है, कहाँ से पावर मिलती है, तो सीपीसी का एक सेक्शन है 51 उसके अकॉर्डिंग कोई भी कोर्ट किसी रिसीवर को अपॉइंट कर सकती है, और रिसीवर की ड्यूटीज क्या होती है ये बात बताई गई है सीपीसी के सेक्शन 94 के अंदर। ठीक है, और एक होता है ऑर्डर नंबर 40, उसके अकॉर्डिंग भी इसको रिसीवर के बारे में बताया गया। तीसरी चीज कि कोर्ट ये बात भी ऑर्डर जारी कर देगी कि जो ये चल संपत्ति, जो इसकी अनमूवेबल प्रॉपर्टी है, ना तो अब इसको बेच सकता, ना इसको कहीं पे ऐसे दान दे सकता, ना इसका कोई ऐसे ट्रांसफर करवा सकता। और यही चीज इसके लिए अनमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कि अब ना तो उस प्रॉपर्टी को किसी को दे सकता है, ना वो दान दे सकता है, और ना किसी को किराए पे दे सकता, ना बेच सकता। ये चीज भी एक रिटर्न में एक लेटर जारी कर देगी कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जिस दिन उन्होंने प्रोक्लामेशन के साथ में ये भी जारी कर दिया कि अब इस प्रॉपर्टी के ऊपर, अब इस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने अटैच कर लिया। ठीक है, अब चौथी बात ये कहता है कि भाई इन दोनों मामलों में कि कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट इन तीनों में से कोई दो बात तो मानेगा ही मानेगा, और कोर्ट चाहे तो तीनों बात भी मान सकता है। ठीक है, अगर उसके पास में कोई जीव धन भी है, जो फरार हो गया, जो भगोड़ा हो गया, अगर उसके पास में कोई जीव धन भी है तब कोर्ट क्या करेगी, या फिर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो जल्दी खराब हो जाए। ठीक है, मान के चलो उसका कोई तबेला है, अब उसके पास मिल गई 5-6 भैंस हो गई जीव धन। अब कोर्ट अगर कोई किसी रिसीवर को देगा तो भैंस चारा खाएगी भाई, अब तो फिर रिसीवर की बर्डन पड़ गई, या फिर कोर्ट अपने कब्जे में रखेगी तो फिर उनको चराना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा, उनको पालना पड़ेगा, तो कोर्ट का बर्डन बढ़ गया। तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगी, ऐसे में कोर्ट उनको जल्दी से जल्दी बेच देगी, ऐसे बेच देगी कि अगर वो कल को आया, अगर वो भगोड़ा आया तो वो भी ये ना कहे कि आपने मेरा माल सस्ते में बेच दिया, मतलब एक अच्छे रेट में बेच देगी। या फिर अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है जो जल्दी खराब होने वाली है, ठीक है, लाइक दूध ले लो, मामला तबेले का था, 2 क्विंटल दूध मिल गया,
अब दूध को कोर्ट बेचेगी नहीं, अपने पास स्टॉक में रखेगी, तो कोर्ट पागल है क्या भाई? दूध 6 घंटे में खराब हो जाएगा, क्या समझे? तो कोर्ट उस चीज को जल्दी से जल्दी बेच के फारिग करेगी। अगर कल को आया तो उसको पैसे वापस मिल जाएंगे, भाई तेरे को, तेरा दूध है ना इतने रुपए का बिका था, तेरे दूध वापस, पैसे वापस ले ले। तो अगर ऐसा कोई जीव धन मिल जाता, जैसे देखिए कोई डाकू है, अब डाकू मैंने बताया था ना, डाकू का कौन सा सेक्शन होता है, 395, 395। अब डाकू के लिए क्या हो गया, डाकू भाग गया, डाकू किसी का कत्ल करके भाग गया, डकैती करके कोई डाकू कहीं पे भाग गया। अब वो तो भाग गया, वो घोड़े वहीं पे छोड़ के चला गया, जो उसके घोड़े थे, जो उसकी वो थार थी, घोड़े पहले थार ही होते थे उनकी, जो घोड़े थे, अब घोड़े क्या, घोड़े तो जीव धन आ गए ना, तो उन घोड़ों के ऊपर कौन 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 कोर्ट अटैच कर ले, क्यों? क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी थी। बात समझ में? और ऐसा कोई खराब होने वाली कोई चीज थी, लाइक कोई फसल है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, कोर्ट को लगा कि भाई अगर अगर हम इसको स्टॉक में रखेंगे तो खराब हो जाए, क्यों ना इसको बेच बाच के रफा दफा करो, तो ऐसे में कोर्ट उसकी ये वाली प्रॉपर्टी बेच भी सकती है टाइम से पहले ही, यानी कि उसका ना 30 दिन का वेट करेंगे, ना उसका 6 महीने तक का वेट करेंगे, सारी चीज बताता हूं आगे। तो ऐसा कोर्ट करेगी जी। ठीक है, आपका सीखते हैं 84, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन टू अटैचमेंट। अब कोर्ट ने जिस प्रॉपर्टी को अटैच किया है, मान के चलो 3 तरह की प्रॉपर्टी, इनमें से किसी को भी अटैच कर लिया या फिर तीनों को अटैच कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद, कब तक? जिस दिन अटैच किया उस दिन से लेके 6 महीने तक, जिस दिन अटैच किया उस दिन से लेके 6 महीने तक, मान के चलो 1 जनवरी को अटैच किया, तो 6 महीने कब होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि 1 अगस्त से पहले पहले 6 महीने तक अगर कोई आके ऑब्जेक्शन लगा देता है कि जी जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है ना उस भगोड़े की, मान के चलो ये कोई भगोड़ा है और इसके पास में कुछ एक इसके पास में बाइक थी, ठीक है, और एक इसके पास में प्लॉट भी था, और एक इसके पास में गाड़ी भी थी, मान के चलते हैं, और इसके पास में कुछ भैंस वगैरह, कुछ ऐसा कुछ भी मान लेते हैं, एग्जांपल है। अब एक आदमी आ गया ये, और इसने आके कोर्ट में सूट फाइल कर दिया कि आपने जो इस भगोड़े की प्रॉपर्टी अटैच की है ना, इस प्रॉपर्टी में मेरा भी हिस्सा है। अब मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, पर मेरी प्रॉपर्टी अटैच क्यों की जा रही है? अगर ऐसा किसी ने सूट फाइल कर दिया, कब? 6 महीने के अंदर अंदर, जिस दिन अटैच की उस दिन से लेके 6 महीने यानी कि 180 दिन के अंदर अंदर अगर ऐसा कोई सूट फाइल कर देगा, और किस कोर्ट में करेगा? उसी कोर्ट में करेगा जिस कोर्ट ने ये अटैच की है। उस कोर्ट में अगर आके ऐसा कर देगा, सूट फाइल कर देगा कि जी जो प्रॉपर्टी आपने अटैच की है जिस भगोड़े की, उस प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है, मेरा भी पोजेशन है, बट मैंने तो कोई क्राइम नहीं किया, मैं तो भगोड़ा नहीं हूं, तो मेरी प्रॉपर्टी क्यों अटैच की जा रही है, वो तो मेरे को वापस दो। तो एसएम कोर्ट क्या करेगी? एसएम कोर्ट पहले उसकी इंक्वायरी करेगी कि भाई ये बंदा सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अगर कोर्ट को लगा सच बोल रहा है, और एक गाड़ी इन्होंने पार्टनरशिप में ली थी, इसने और उसने, लेकिन नाम उसके थी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉमर्शियल गाड़ी को है ना ऐसे पार्टनरशिप में ले लेते हैं 50-50 पैसा मिला के, और लेकिन नाम तो एक ही बंदे की होगी ना, और इसने ये बात प्रूफ कर दी कि हाँ जी इसमें 50% का मेरा हिस्सा था, तो उस गाड़ी को बेच के जो आधा हिस्सा वो इसको मिल जाएगा, या वो आधे पैसे कोर्ट से लेके गाड़ी इसको दे देगी। या इसी तरह कुछ लोग प्लॉट ले लेते हैं, पार्टनरशिप में प्लॉट ले लेते हैं, बता देते हैं जी इस प्लॉट में मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी पोजेशन है, हमने पार्टनरशिप में लिया था, लेकिन नाम उसके था। अगर ये ऐसा प्रूफ कर देता और कोर्ट ने इंक्वायरी के बाद कोर्ट को भरोसा होगा ये सच बोल रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी कोर्ट इसको वापस दे देगी जी। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट को लगा बात में दम नहीं है, इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट को लगा बात में दम नहीं है, ये साला झूठ बोल रहा है, तो इसका सूट रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, अब इंक्वायरी कौन सा कोर्ट करेगी? इंक्वायरी भी वही कोर्ट करेगी जिसने अटैच किया है, सूट भी उसी कोर्ट में फाइल होगा जिसने अटैच किया है, लेकिन वो कोर्ट अपने किसी सबऑर्डिनेट के पास भी ये केस रेफर कर सकती है। किसी चीफ मजिस्ट्रेट के पास में तो कहाँ रेफर कर देगी? एडिशनल चीफ मजिस्ट्रेट के पास में रेफर कर देगी। ठीक है, और अगर कोर्ट को लगा कि इसके बात में दम नहीं है, तो इसका सूट रिजेक्ट कर देगी कि जा भाई। लेकिन इसको भी एक दिवाली ऑफर मिलेगा 1 साल तक का, कि अगर तूने 1 साल तक जो बात अभी तूने जो बड़ी बड़ी बात फेंकी है ना हमारे सामने कि पार्टनरशिप ने हमने ऐसे जमीन ली थी, प्लॉट लिया था, जो बड़ी बड़ी बात तो भी फेंक के गया, 1 साल तक हम तेरे को टाइम देते हैं, तू ठोस सबूत ले आ और प्रूफ कर दे कि बात सच है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो 1 साल तक इसको दिवाली ऑफर भी दे दिया कि 1 साल तक तू वापिस आ सकता है, दोबारा सूट फाइल कर सकता है, लेकिन किसी ठोस सबूत के साथ आना, ऐसे मुंह उठा के मत आ जाना। तो ये था आपका सीआरपी सेक्शन 82, 83 और 84। तीनों में कोई बात समझ में आई या नहीं आई मेरे को जरूर बताएं। सीआरपीसी आसान लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, ये भी मेरे को जरूर बताएं।
है ना। और भाई अगर सीआरपीसी के एमसीक्यू चाहिए ना तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, ठीक है, कहीं फिर बाद में कब बताया नहीं था। और अभी कुछ दिन बाद चलेंगे आईपीसी के। आईपीसी की सिर्फ 2 क्लास हो रहती है, या तो कल या परसों तक निपटा देंगे उसको, और फिर आईपीसी का स्टार्ट करते हैं। और कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है, और सीखते हैं। वैसे आज दिवाली है, जिस दिन ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है छोटी दिवाली मैं बता दूं, तो सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुबारक हो, आपके घर में खुशियाँ आए। कुछ लोग ये वीडियो शायद 6 महीने बाद 1 साल बाद देख रहे हो, तो भाई आज के दिन छोटी दिवाली है। सीआरपी सेक्शन 84, रिलीज सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। देखो 3 चीजें बताई गई है, रिलीज, सेल, रिस्टोरेशन और अटैच प्रॉपर्टी। देखिए कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये करेगी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी के नाम का प्रोक्लामेशन इशू कर दिया, उस बंदे को 1 तारीख को प्रोक्लामेशन इशू कर दिया और टाइम दे दिया 30 दिन तक का, कि बेटा जी अगर आप 30 दिन तक आ गए ना भगोड़ा जी, तो हम आपकी प्रॉपर्टी जो हमने अटैच, अगर आप 30 दिन तक नहीं आए तो हम आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेंगे, अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन कोर्ट को लगा कि भाई ये तो बड़ा शाना आदमी है, आए तो गा, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने के लिए आएगा, कोर्ट में नहीं आएगा, या किसी को डोनेशन देने के लिए, किसी और के नाम पे करवाने के लिए आएगा, कोर्ट में नहीं आएगा। तो कोर्ट ने क्या किया, पहले दिन ही उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। लेकिन वो बंदा आ गया 30 दिन के अंदर अंदर, 15वें दिन आ गया, 20वें दिन आ गया, 17वें दिन आ गया, 28वें दिन आ गया, 29वें दिन आ गया, 30 दिन के अंदर अंदर आ गया, और उसकी प्रॉपर्टी भी कोर्ट ने क्या कर ली थी, पहले दिन ही अटैच कर ली थी। वो भगोड़ा तो आ गया। अब भगोड़ा हो गया तो फिर कोर्ट क्या करेगी भाई, उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज कर देगी भाई, छोड़ देगी। अब उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करी, क्यों, उनको उस बंदे से मतलब था, वो बंदा आ गया, वो बंदा आ गया तो फिर प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी से छोड़ देगी, पहले से समझ में। दूसरी चीज बताती है सेल, कि अगर वो 30 दिन के अंदर अंदर नहीं आया तो भगोड़ा हो गया, ये कोई इंसान भगोड़ा हो गया, 30 दिन तक का इसको दिवाली ऑफर तो दिया ही था, ये आया नहीं। लेकिन कोर्ट ने एक बात और भी कही थी, जहां पे ऑब्जेक्शन और क्लेम की बात थी, कि अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई और अपना पोजेशन बता रहा है, कोई और ये दावा कर रहा है कि इस पे मेरा भी हक है, तो उसको भी कोर्ट ने टाइम दिया था पहले दिन से लेके 6 महीने तक का, 180 दिन का टाइम दिया था, कि अगर इस प्रॉपर्टी पे कोई आगे दावा करेगा, क्लेम करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, जी इस प्रॉपर्टी पे मेरा भी हक है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, ना तो 30 दिन के अंदर वो आया, और ना ही 180 दिन के अंदर कोई उसके ऊपर अपना पोजेशन बताने के लिए किसी ने कोई सूट फाइल नहीं किया। अब कोर्ट क्या करेगी, अब 6 महीने जा चुके हैं, अब कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देगी। लेकिन बेचने से पहले 6 महीने तक वो प्रॉपर्टी कहां रहेगी, किसके अंडर में रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी। यानी कि उसके ऊपर वो सारा तामझाम जो होगा ना, वो होगा, तो तिजोरी की चाबी तो पत्नी के पास में है, लेकिन पैसे पति मांग के ही लेगा, वही काम है, कि जो सारा तामझाम है ना वो रहे तो होगा कोर्ट के पास में ही, लेकिन कोर्ट उस प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कर देगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ भी करना हो ना, तो चाबी कोर्ट से लेनी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी पत्नियां कि चाबी तो अपने पास रखती है तिजोरी की, पति बेचारा चाह मांग के लेना पड़ता है, तो वही काम है। तो कोर्ट किसको दे देगी, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ भी करना हो ना, उस प्रॉपर्टी को तोड़वाना हो, फुड़वाना हो, बेचना हो, उसकी बोली लगवानी हो, तो चाबी कोर्ट के पास में ही है, इनसे पूछे बिना कुछ नहीं होगा। तो ना तो 30 दिन तक वो आया, और ना 6 महीने तक किसी ने ऐसा सूट फाइल किया, तब कोर्ट क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को सेल कर देगी भाई, उस जमीन को सेल कर देगी, उस गाड़ी को सेल कर देगी, उस बाइक को सेल कर देगी, उसकी कोई फसल बाड़ी है, कोई दूध है, कुछ कोई घी मिल गया, कोई तेल मिल गया, कुछ भी प्रॉपर्टी मिल गई, कोई फोन मिल गया, सब सेल कर देगी। चलो मेरे भाई निपटारा करो। अगली बात बताता है रिस्टोरेशन की, देखो ये क्या कहता है, लेकिन अगर वो इंसान आ जाए, कौन, जिसको भगोड़ा घोषित कर दिया है, अगर वो आ जाए, और आ भी कब तक जाए, 2 साल तक। ये देखो, ये कोर्ट का ये तो देखो कि कितना सब्र है कोर्ट को, देखो 2 साल तक। अगर वो इंसान आ जाए 2 साल के अंदर अंदर, पहले दिन से लेके 2 साल के अंदर अंदर, वो भगोड़ा कभी भी आ जाए, कभी का मतलब ये 30 दिन से पहले आ गया तो फिर तो रिलीज ही कर देगी, उसको सारी उसकी वापस मिल गई। 6 महीने तक अगर किसी ने सूट फाइल नहीं किया तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को बेच देगी। यानी कि अगर वो 6 महीने तक वो खुद भी आके सूट फाइल करेगा, भाई मेरा पोजीशन देखो, बात तो पोजीशन की है ना, उसका तो हक है, तब भी कोर्ट क्या कर देगी, अगर कुछ बची कुछ है तो उसको रिलीज कर देगी, या फिर कुछ बेच दी तो बेचे हुए पैसे दे देगी, बाकी प्रॉपर्टी रिलीज कर देगी। लेकिन वो फिर भी टाइम देती है उसको कि बेटा जी 2 साल के अंदर अंदर वो अगर वो आ गया, और आके अगर वो ये बात का भरोसा दिलवा देता कोर्ट को कि मेरे को पता ही नहीं था कि आपने मेरे नाम का वारंट इश्यू कर रखा है, गिरफ्तारी वारंट इश्यू कर रखा है,
और मेरे को ये बात भी नहीं पता कि आपने मेरे लिए प्रोक्लामेशन इशू कर रखा है, यानी कि आपने मेरे को एब्सकॉन्डिंग घोषित कर रखा है। भरोसा दिलवा देगा, लेकिन कोर्ट भरोसा करेगी क्यों भाई? अगर वो आके कोर्ट को ये कह देगा जी मेरे को तो किसी ने किडनैप कर रखा था, मेरा तो अबडक्शन कर रखा था, और मेरे को एक कमरे में बंद कर रखा था, मेरे को सुबह एक थाली खाने की आ जाती, एक थाली शाम को आ जाती, मेरे को नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, और अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो आप मेरी इंक्वायरी करवा लें। उस जगह पे मैं बंद था और अभी मैं जैसे तैसे करके छूट के बाहर आया हूं। अब और वो बात सच भी निकली, अब कोर्ट क्या करेगी? बंदा कहे तो सही रहा है, इसको तो बेचारे को पता ही नहीं था, तो अब लेकिन उसकी प्रॉपर्टी तो बेच दी कोर्ट ने, सेल कर दी 6 महीने का इंतजार करके। तो अब कोर्ट क्या करेगी? अब कोर्ट, अगर कोर्ट को भरोसा होगा कि यहां बिल्कुल सच बोल रहा है, तो ऐसे में अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टी बची हुई है, मान के चलिए एक उसकी गाड़ी थी, एक उसकी गाड़ी थी, एक उसका ये प्लॉट था, और एक उसका एक घर था, तीनों चीज कोर्ट ने क्या कर ली? अटैच कर ली। इनमें से गाड़ी कोर्ट ने सेल कर दी और इस प्लॉट को भी सेल कर दिया। अब घर घर बचा हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी? घर तो उसका वापस कर देगी, जैसा भाई चलो आया है तो तुम 2 साल तक का ऑफर है तो ले ले भाई तेरा वापस। लेकिन गाड़ी जो बेच दी और प्लॉट जो बेच दिया भाई वो तो बेच दिया। अब कोर्ट में तो एक एक चीज लिखी जाती है ना कि कितने रुपए में बेची, तो सारे पैसे उसको वापस दे दिए जाएंगे। यानी कि जो भाई तेरी गाड़ी है ना, तेरी गाड़ी 1 लाख रुपए की बिकी थी और तेरा प्लॉट 2 लाख का बिका था, तो तेरे 3 लाख रुपए पकड़ ले। लेकिन उन 3 लाख में से जो कोर्ट का भी जो खर्चा लगा ना, कोर्ट ने देखो बोलियां लगवाई होगी, बोली लगी है तो उसका भी खर्चा लगा होगा कुछ 5-7 हजार रुपए। अच्छा, जो प्रॉपर्टी बेची है, प्रॉपर्टी बेचने से उसके ऊपर जो टैक्स वैक्स लगता है, अगर प्रॉपर्टी हद से ज्यादा बिकती है तो टैक्स भी लगता है, तो टैक्स लग गया। तो टैक्स वैक्स जो काट के जो नेट अमाउंट बच गया ना, 3 लाख का माल था इसका, 3 लाख का बिका के वो मान के चलो 280 का बच गया, 2,80,000 का माल बच गया, 20,000 रुपए से खर्चा वर्चा आ गया। तो कोर्ट 3 लाख नहीं देगी, 2,80,000 ही देगी, और ये घर इसका वापस दे देगी। लेकिन अगर कोर्ट को लगा, अगर कोर्ट ने तीनों ही चीजों को बेच दिया है और वो 2 साल के अंदर अंदर आके ये बात साबित कर देगा कि मेरे को नहीं पता था कि कब आपने मेरे लिए वारंट इशू किया, कब आपने मेरे को भगोड़ा घोषित किया, मेरे को तो किसी ने किडनैप कर रखा था। एक फिल्म थी संजय दत्त की, जिंदा नाम था शायद फिल्म का ही नाम जिंदा था। तो उस फिल्म में क्या करते हैं, संजय दत्त को है ना एक कमरे में कोई कैद कर देता है, सुबह एक मोमोज की प्लेट और एक शाम को मोमोज की प्लेट उसके कमरे में आ जाती है दरवाजे के नीचे से। 14 साल तक उसको कोई कमरे में बंद रखता है, उसको खुद को भी नहीं पता होता कि मेरे को कमरे में बंद क्यों कर रखा है। वो मोमोज खाता है 14 साल तक। वो बड़ी अच्छी फिल्म है, देखना, बड़ी थ्रिलर मूवी है। तो अब अगर उसके नाम का कोई, किसी ने वारंट इशू किया है, किसी कोर्ट ने वारंट इशू किया है, उसके नाम का कोई प्रोक्लामेशन, ऐसी कोई घोषणा कर दी कि वो एब्सकॉन्डिंग हो गया है, उसको बेचारे को क्या पता कि दुनिया बाहर 2G के बाद 6G आ गया है, 14 साल में तो आ जाएगा, उसको क्या पता। अब कोर्ट भी तो इस बात को समझेगी ना कि भाई मजबूरी थी भाई बंदे की भी। तो अगर वो 2 साल तक आ जाए तो कोर्ट ने जो प्रॉपर्टी उसकी रखी हुई है वो वापस दे देगी। अगर कुछ बेच दी है तो बेची हुई का जो खर्चा वर्चा काट के वो पैसे वापस कर देगी, या फिर सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया है तो जितने भी पैसे बने, मान के चलो टोटल बन गए 5 लाख रुपए सारी प्रॉपर्टी के, मान के चलते हैं। कोर्ट का बेचने में जो खर्चा है, बोलियां लगी, जो टैक्स वैक्स लगा है, वो 30,000 रुपये वो लग गया, तो 4,70,000 रुपये उसको वापस दे देगी और फिर उसको जेल में डाल देगी। लो भाई तेरे को देखो जेल तो काटनी पड़ेगी क्योंकि तूने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया था, भले ही तू भगोड़ा ना हो लेकिन तूने कोई ऑफेंस तो किया था, हमने तेरे नाम का वारंट इशू कर रखा है। फिर जो कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो चीज होगी। तो ये था जी आपका CRP सेक्शन 86। लेकिन अगर वो 2 साल के अंदर आ जाए, देखिए क्या कहता है, अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अगर वो आ जाए 2 साल के अंदर अंदर और वो आके अपील भी कर दे और उसकी अपील क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, कि वो आके अपील करेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस दो। रिस्टोरेशन के लिए क्या देगा, देखो एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन के लिए वो एप्लीकेशन देगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी भाई मेरे को वापस दी जाए। लेकिन कोर्ट ने उसकी अपील को नामंजूर कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया कि नहीं हम नहीं करेंगे। तो ऐसे में वो अपील कहां पे करेगा, तो या तो अपील वो उस जहां पे होती है, नॉर्मली जहां पे होती है वहीं पे अपील करेगा। अब नॉर्मली कहां पे होती है, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है ना भाई, उससे ऊपर जो कोर्ट होती है वहां पे नॉर्मली अपील होती है। जैसे आपका चीफ मजिस्ट्रेट के यहाँ पे मामला चल रहा है तो आप सेशन कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं, तो सेशन कोर्ट आपकी अपील सुन सकती है अगर 2 साल के अंदर अंदर वो आ गया तो। लेकिन मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाता हूँ, ये कल की अखबार की है,
कल सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था, देखना ये आदमी 6 साल बाद आया है, ये इंसान, ये कोई भगोड़ा हो गया और ये 6 साल बाद आया है। तो अब आके क्या ये ऐसा कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ अपील कर सकता है? नहीं। क्यों? टाइम कब तक है? 2 साल तक का है। तो सीआरपी सेक्शन 82, 83, 84 और 85 और 86, कोई भी डाउट हो मेरे भाई, इतना सा भी कोई डाउट हो, मेरे को जरूर बताएं। कोई चीज समझ में आई या नहीं आई वो भी मेरे को जरूर बताएं। तो सीखते हैं आगे के सेक्शन भी एक साथ करेंगे। और हैप्पी दिवाली, थैंक यू।